गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से आप सभी को इतिहास पढ़ाने के लिए आया हूँ। इतिहास में मैंने इतिहास का प्रथम अध्याय को समाप्त कर दिया है। पिछले क्लास में मैंने इतिहास का दूसरे अध्याय को प्रारंभ कर दिया था और साथ ही साथ दूसरे अध्याय के शीर्षक को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। दूसरे अध्याय का शीर्षक है राजा, किसान और नगर। मैंने दूसरे अध्याय को शीर्षक को काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया था। साथ ही साथ महाजन पद के बारे में भी बताया था। कुल 16 महाजन पद के बारे में बताया था और 16 महाजन पदों के नाम भी मैंने आप सभी को बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि 16 महाजन पद में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? तो प्यारे बच्चों, मगध है। कौन है? तो मगध है। आज हम इसी मगध को काफ़ी अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। खास करके हमें मगध के बारे में जानना है, मगध के उत्थान के बारे में। किनके बारे में? तो प्यारे बच्चों, मगध के उत्थान कहने का तात्पर्य कि मगध जो है आखिर कैसे शक्तिशाली बना। खास करके हमें यह जानना है। आपके सिलेबस में बस आपका यही है कि मगध शक्तिशाली कैसे बना, बस आपको यही जानना है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में भी बताऊंगा, जैसे मगध का वास्तविक संस्थापक, ठीक है, मगध का राजधानी, थोड़ा बहुत मगध के बारे में बता दूंगा, जिससे आपको समझने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत प्यारे बच्चों नहीं हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यदि आपने अभी तक कॉपी पेन निकाल करके नहीं बैठे हैं तो सबसे पहले कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए। ठीक है, और अपने कॉपी में शीर्षक दीजिए, दूसरा शीर्षक राजा, किसान और नगर। चूंकि यह हमारा दूसरा क्लास है, दूसरे अध्याय का दूसरा क्लास है, इसलिए मैंने पार्ट 2 मैंने लिख रखा है। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया महाजन पद के बारे में, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया। उससे पहले जनपद को बताया कि जनपद किसे कहते हैं, फिर हम आपको महाजन पद बताएं, 16 महाजन पद के नाम बताएं। ठीक है, इसलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों मगध के बारे में जानेंगे। किनके बारे में? मगध। ठीक है, मगध अपने कॉपी में प्यारे बच्चों लिखिए। अब प्यारे बच्चों देखिए, ये जो मगध है क्या है? तो मगध मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि 16 महाजन पद में से यूँ तो 16 महाजन शक्तिशाली था ही, लेकिन उन 16 शक्तिशाली जनपद में से मगध सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था, यानी कि नंबर 1 पर आता था। ठीक है, यानी महाजन पदों में प्रथम यदि कोई शक्तिशाली आता था, वह कौन था? तो प्यारे बच्चों, वह आपको मगध था। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत? अब जो मगध है, मगध का जो जनपद है, इसका विकास हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। कब? तो प्यारे बच्चों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते मगध काफ़ी शक्तिशाली आपको बन गया था। यहाँ मैं आपको ये पॉइंट आप कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, 6ठी शताब्दी, ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते प्यारे बच्चों जो मगध है, मगध आपको काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली आपको हो गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब यानी 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व आते आते मगध शक्तिशाली आपको बन गया। 6ठी शताब्दी का मतलब आपको यही हुआ, क्योंकि शताब्दी होता है 100 वर्ष का। कितने वर्ष का? 100 वर्ष का। 6ठी है तो 6 × 100 बराबर 600। ईसा पूर्व है यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पहले। तो ईसा मसीह के 600 वर्ष पूर्व पहले जो मगध है, वो मगध क्या हो गया था? तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। अब मैं इस पॉइंट को मैं मिटा देता हूँ। लिख लिए है ना? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग लिख लिए। चलिए सर्वप्रथम मगध के बारे में थोड़ा बहुत कुछ हम जान लेते हैं।
मगध के यदि प्यारे बच्चों मैं आपको संस्थापक की बात करूं, संस्थापक में, तो संस्थापक के बारे में आपको कहा जाता है कि इसका जो वास्तविक संस्थापक था, ठीक है, यानी वास्तविक संस्थापक बिंदुसार को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो प्यारे बच्चों बिंदुसार को। इसलिए आप लोगों को यहां पर लिख देना है वास्तविक, ठीक है, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कौन? तो प्यारे बच्चों बिंबिसार को माना जाता है। किसे माना जाता है? बिंबिसार। बिंदुसार मिस से हम आपको बोल दिए थे, ठीक है। क्या नाम? तो प्यारे बच्चों बिंबिसार। बिंदुसार हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हो गया बिंदुसार, ठीक है। जबकि बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक क्या माना जाता है? तो प्यारे बच्चों वास्तविक आपको संस्थापक माना जाता है। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आखिर बिंबिसार को वास्तविक संस्थापक प्यारे बच्चों क्यों माना जाता है? क्योंकि बिंबिसार ने ही क्या किया था कि मगध का जो राजधानी, ठीक है, मगध का एक नया राजधानी बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था राजगाह। क्या नाम रखा था प्यारे बच्चों? राजगाह, ठीक है। समय परिवर्तन के साथ इस राजगाह का नाम परिवर्तित होता है। राजगाह से राजगिरी, राजगिरी से फिर राजगीर, अंत में राजगीर आपको प्यारे बच्चों हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मगध का जो राजधानी है वह राजधानी बिंबिसार ने ही आपको राजगाह आपको बनाया था, यानी वर्तमान राजगीर को बनाया था, ठीक है। अब ये जो राजगाह का अर्थ है, राजगाह का अर्थ होता है राजा का घर। क्या होता है? तो प्यारे बच्चों राजा का घर, राजगाह का मतलब समझ गए। मगध का राजधानी कौन? राजगीर। राजगीर जो आज का राजगीर है, ठीक है। तो राजगीर को कौन बनाया? बिंबिसार। अब बिंबिसार ने राजगीर को क्यों बनाया? इसलिए बनाया कि उस समय क्या होता था कि जितना भी आपका साम्राज्य था, सॉरी महाजनपद था, वो सारे के सारे महाजनपद क्या करते थे? अपनी सुरक्षा के लिए किलाबंद बनाते थे, यानी किलाबंद कर लेते थे। कुल मिलाकर के कहिए तो दीवारों से घेर लिया करते थे। राजगाह जो आज का राजगीर है, राजगीर में प्यारे बच्चों देखिएगा पहाड़ बहुत ज्यादा है। तो राजगीर के चारों तरफ पहाड़ है। चारों तरफ क्या है? तो प्यारे बच्चों पहाड़। ये मान के चलते हैं राजगीर, राजगीर और चारों तरफ ये पहाड़ ही पहाड़। अब ये जो पहाड़ है वो देखिए वो शत्रुओं से क्या करता है? बचाता है कि नहीं बचाता है? क्योंकि शत्रु जो भी आएगा पहाड़ को पार करके ही आएगा, चढ़ करके आएगा। तो जब तक चढ़ेगा यह तब तक क्या करेगा? उसको खत्म कर देगा, ठीक है। इसलिए इन सभी चीजों को देख करके बिंबिसार ने राजगाह को क्या किया था? तो मगध का प्यारे बच्चों आपको राजधानी आपको बनाया था। इसको समझने में कोई दिक्कत? ठीक है। अब फिर समय बीतता है। समय बीतने के बाद 600 ईसा पूर्व से आपको चलाता है चौथी, यानी कि 600 ईसा पूर्व से आपको चलाता है 400 ईसा पूर्व, यानी कि लगभग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब लगभग 400 ईसा पूर्व। 400 ईसा पूर्व में क्या होता है प्यारे बच्चों? एक और आपको राजा आता है। राजा कौन आता है? उदयायन, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं उदयायन, सॉरी, राजा का नाम होता है उदयन। उदयन, उदयन राजा। ये जो शासक जो आता है, अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोग काफी अच्छे में लिख लीजिए। उदयन, उदयन क्या करता है कि मगध का राजधानी आपको परिवर्तन कर देता है। क्या कर देता है? परिवर्तन, यानी राजगीर को हटा करके उदयन ने मगध का राजधानी कर देता है पाटलिपुत्र कर देता है। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है,
ठीक है, आज का पटना। तो मगध का राजधानी राजगीर से बदल करके पाटलिपुत्र कौन करता है? तो प्यारे बच्चों उदयायन करता है। कौन करता है? तो प्यारे बच्चों उदयायन करता है। इसको समझने में कोई दिक्कत? ये सभी पॉइंट मैंने इसलिए लिखा दिया क्योंकि आपके वस्तुनिष्ठ में यह पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उदयायन ने पाटलिपुत्र को इसलिए राजधानी बनाया था, उनका कथन था कि देखिए पहले के समय में यातायात के लिए कोई ट्रेन तो होता था नहीं, बस ट्रक तो होता था नहीं, जो भी होता था बड़े बड़े सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान नदियों के माध्यम से आपको होता था, यानी बड़े बड़े नावों के माध्यम से। चूंकि जो पटना है यानी पाटलिपुत्र जो आज का पटना है वह गंगा नदी के तट पर स्थित था, तो यातायात के कारण जो है ताकि यातायात सुगम हो जाए, सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाया जाए, इसीलिए उदयायन ने क्या किया कि राजगीर को मगध का राजधानी हटा करके पाटलिपुत्र आपको बना दिया, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत? इन सभी पॉइंट को प्यारे बच्चों आप सभी को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट में, जो कि आपका सिलेबस का पॉइंट है। मेन पॉइंट है कि आखिर मगध का उत्थान कैसे हुआ, यानी मगध शक्तिशाली कैसे बना, यानी पावरफुल, ठीक है। मगध जो है प्यारे बच्चों ये है मगध, ठीक है। ये क्या है? मगध। ये मगध शक्तिशाली कैसे बना, इसी प्रकार होता है ना एकदम शक्तिशाली। मगध शक्तिशाली कैसे बना हमको देखना है। अब आप सोचिएगा ना कि 16 महाजनपद में क्या कारण था कि मगध ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बना? सर आप उनके कारण बताइए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, कई बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और अच्छे से इस बाबू को बना देता हूँ। अब हो गया पावरफुल, ठीक है, ये है मगध एकदम पावरफुल। अब हम देखेंगे कि मगध आके शक्तिशाली कैसे बना। तो प्यारे बच्चों सर्वप्रथम हम मगध का मानचित्र देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना प्यारा देश भारत का मानचित्र को तैयार करते हैं। यह माना इस बार सबसे बेकार मानचित्र बना है, खैर कोई बात नहीं। मान लीजिए कि यह हमारा प्यारा देश क्या है? तो भारत है। ये जो प्रांत जो देख रहे जो आज का बिहार, यहाँ पर हमारा क्या था? मगध था। मगध मतलब आज का बिहार, आज का बिहार। खास करके आज के बिहार में जो आपको पटना है, गया है, जहानाबाद है, ये सभी का सभी मगध के क्षेत्र आते हैं प्योर। जो आज का पटना, गया, ठीक है, जहानाबाद, ये सभी के सभी मगध के क्षेत्र आते हैं। तो ये सभी देख लीजिए मगध, ठीक है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों जो आपका जो मगध जो शक्तिशाली जो बना है, ठीक है, मगध जो प्यारे बच्चों जो आपका शक्तिशाली बना है, इनका बहुत कारण था। सबसे पहला कारण क्या था? सबसे आपको प्यारे बच्चों पहला आपको कारण यह था कि मगध जो बसा हुआ था वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था। कहाँ बसा हुआ था? तो प्यारे बच्चों गंगा नदी के किनारे। गंगा के अलावा देखिएगा कि पुनपुन नदी था, पटना के में पुनपुन नदी है कि नहीं है? तो जिस कारण मगध का जो भूमि था वह भूमि समतल उपजाऊ, समतल और कैसा था? तो प्यारे बच्चों उपजाऊ था। जल की मात्रा उपलब्ध थी, यानी जल की जो मात्रा है पूरा का पूरा उपलब्ध था, क्योंकि नदी बहुत सारा था, स्वयं गंगा नदी था, ठीक है, पुनपुन नदी था। तो जिस कारण जो है खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं हुई, अर्थात उपजाऊ भूमि है, ऊपर से नदियां हैं, तो नदी के पानी से यानी जल से वे लोग क्या करते थे? कृषि करते थे। उपजाऊ मिट्टी है तो लहलहा करके फसल हो जाता था, जिस कारण कभी भी खाद्यान्न यानी अनाज का जो समस्या है वो समस्या नहीं हुआ, ठीक है। अब अनाज का समस्या होगा नहीं तो जाहिर सी बात है प्यारे बच्चों मगध क्या हो जाएगा? मगध शक्तिशाली हो जाएगा। यानी जब पेट में अन्न होगा तो लड़ने के लिए हम कहीं भी जा सकते हैं, पेट में अन्न ही नहीं होगा तो हम क्या लड़ने के लिए कहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, ठीक है। तो पहला कारण क्या था कि यदि हम पहला कारण यदि हम लिखेंगे तो गंगा का उपजाऊ मैदान, इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
गंगा का उपजाऊ मैदान, जिस कारण ये लोग खेती करते थे, खेती काफ़ी अच्छी होती थी, फसलें ज़्यादा होती थी, भूखमरी का कभी समस्या नहीं आया, पाला कारण, जिस कारण यह क्या हो गया, तो आपको शक्तिशाली आपको हो गया। ठीक है। दूसरा, प्यारे बच्चों देखिए, लड़ने के लिए किस चीज़ का ज़रूरत होता है, तो लड़ने के लिए सबसे ज़्यादा किस चीज़ का जरूरत होता है। पहले के तो समय में तो हथियार पिस्तौल नहीं होता था, बंदूक उंदूक होता था, बंदूक उंदूक तो नहीं होता था, क्या होता था, तो तलवार होता था, यानी तलवार होता था, लोहा का बना हुआ कवच होता था। तो तलवार प्यारे बच्चों किससे बनता है, लोहा से बनता है, बनता है कि नहीं बनता है। अब पहले जो युद्ध होता था तो युद्ध किससे होता था, तलवारों से होता था। अब तलवार किससे बनता है, लोहा से। युद्ध में जो योद्धा होते हैं अपना कवच किससे बनाते थे, लोहा से बनाते थे। ठीक है। अर्थात कुल मिलाकर के कहें तो युद्ध में इस्तेमाल के लिए लोहा प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल आपको किया जाता था, और मगध में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता था। पूरे भारत में उस समय सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता था, तो प्यारे बच्चों मगध, जो आज का देखिएगा झारखंड है। ठीक है, जो आज का प्यारे बच्चों जो झारखंड है, चूंकि पहले बिहार हो गया प्लस झारखंड, ये तो सम्मिलित थे। बिहार और झारखंड क्या थे, तो प्यारे बच्चों सम्मिलित थे। तो झारखंड में एक क्षेत्र पड़ता है छोटा नागपुर का पठारी भाग, उन क्षेत्रों में लोहा प्रचुर मात्रा में मिलती थी। क्या मिलती थी, लोहा प्रचुर मात्रा में मिलती थी। अर्थात मगध के क्षेत्र में लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है। आज भी देखिएगा झारखंड में भारत का सबसे बड़ा लौह फैक्ट्री कहाँ है, जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ पड़ता है, तो प्यारे बच्चों झारखंड राज्य में पड़ता है। यहाँ तक कि भारत का लौह उद्योग भी कहा जाता है किसे, तो जमशेदपुर को कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, जमशेदपुर जिसे हम टाटा नगर के भी नाम से पहले जानते थे। तो मगध के निचले भाग में जो आज का झारखंड है, समझ गए न, मगध के निचले भाग में जो आज का झारखंड है, लोहा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है, जिस कारण मगधवासी क्या करते थे, अपनी सेना के लिए तलवार बनाते थे, भाला बनाते थे। ठीक है, तलवार हो गया, भाला हो गया, और जब युद्ध जब होता है, जो क्या बोलते कवच पहनते थे, कवच बनाते थे। तो युद्ध में तलवार भाला ये क्या, तो खुद से बनाते थे। तो जिस कारण तलवार का इनको कभी किल्लत होगा, कभी किल्लत होगा ही नहीं होगा। बाकी महाजनपदों को किल्लत होगा, लेकिन मगध को कभी किल्लत ही नहीं हुआ। तो जिस कारण ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का तलवार बनाते थे, जिस कारण सभी सैनिकों के पास क्या होता था, तो प्यारे बच्चों आपको तलवार पाया जाता था। अब सभी के पास तलवार है तो क्या होगा, जब भी युद्ध होगा तो घमासान युद्ध होगा। ठीक है। तो जिस कारण मगध क्या हो गया, तो इस लोहा के कारण जो है, क्योंकि मगध क्षेत्र में लोहा पाया जाता था, इन्हीं लोहे के मदद से मगधवासी तलवार, भाला या अपने सुरक्षा के कवच बनाया करते थे। जिस कारण जो मगध है प्यारे बच्चों, मगध क्या हो गया, मगध काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। ठीक है, इसको समझने में कोई दिक्कत। तीसरा आपको पॉइंट है, तीसरा क्या पॉइंट है शक्तिशाली होने का, तीसरा पॉइंट है हाथी। अब देखिएगा, जो प्यारे बच्चों मगध का जो ऊपरी भाग है, खास करके चंपारण, पहले तो सिर्फ चंपारण था, यानी चंपारण जो आज का पश्चिमी चंपारण है और उत्तरी चंपारण है, दो चंपारण है कि नहीं, चंपारण है। तो उस चंपारण क्षेत्र में जंगली हाथी पाया जाता था। उस समय चंपारण क्षेत्र पूरा जंगल होता था, घना जंगल। आज भी आप ये चंपारण जाइएगा तो काफ़ी ज़्यादा जंगल है। आज भी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा जंगल आपको चंपारण में ही आपको पाया जाता है। ठीक है, और आज भी वहाँ शायद बाघ आज भी आपको मिल जाएगा देखने को, चंपारण में आज भी बाघ देखने को मिल जाएगा। ठीक है,
तो चंपारण क्षेत्र में जो है यानी बिहार का ऊपरी क्षेत्र में काफी जंगली था उस समय, यानी मगध का ऊपरी क्षेत्र काफी जंगली था जहां हाथी बहुत ज्यादा पाया जाता था। मगधवासी क्या करते थे, हाथी का उपयोग अपने सेना में करते थे। क्या करते थे, सेना में। अब हाथी तो जानवर में सबसे बड़ा जानवर, हाथी के ऊपर चढ़ जाते थे, बड़ा भाला ले लेते थे। लोहा तो है ही, आसानी से सस्ते में खुद से भाला बना लिया, हाथी के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद युद्ध करता था, तो जिसके कारण वो क्या हो जाता था, तो प्यारे बच्चों जीत जाता था। ठीक है। और सबसे ज्यादा हाथी का उपयोग ये मगधवासी ही क्या करते थे, यानी मगध की सेना ही आपको किया करते थे, जिस कारण मगध काफी ज्यादा क्या हो गया था, तो प्यारे बच्चों काफी ज्यादा आपको शक्तिशाली हो गया। प्यारे बच्चों आपको ये भी कहा जाता है, इतिहासकार बहुत सारे इतिहासकार ये भी कहते हैं, जब सिकंदर आक्रमण करने के लिए आया था मगध की भूमि पे, तो इन हाथियों को देख करके वह डर करके भाग गया, क्योंकि यूनानी कभी हाथी को नहीं देखे थे अपने पूरे लाइफ में। उस समय जो यूनानी जो थे, जो सिकंदर के साथ आए थे भारत को जीतने के लिए, वो उन्होंने कभी हाथी को देखा ही नहीं था, डर के मारे भाग गया था। ठीक है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि मगध कितना शक्तिशाली हो गया। अब लड़ने के लिए हाथी है, लोहा है, अब इनको चलाने के लिए क्या चाहिए, आदमी चाहिए, सेना, यानी विशाल सेना के लिए क्या चाहिए, आदमी। अब मैंने आपको भूगोल में बताया था, इंसान वही निवास करेगा, यानी मनुष्य वही निवास करेगा जहां जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होगा। चूंकि मगध गंगा नदी के किनारे बसा हुआ था, मगध में गंगा नदी, पुनपुन नदी, सोन नदी, गंडक नदी, बहुत सारा नदी था, जिस कारण यहाँ जल का कभी कमी नहीं हुआ। भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, जिस कारण बहुत से ज़्यादा लोग यहाँ निवास करते थे, जनसंख्या अधिक थी, तो जिस कारण कभी इनको सेना के लिए व्यक्तियों की कमी ही नहीं पड़ी। अतः सेना काफ़ी ज़्यादा हो गया, सेना की जो संख्या है वो प्यारे बच्चों काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिस कारण अब ज़्यादा सेना है। अब सब हर सेना के पास तलवार भी है, चूंकि लोहे का कमी नहीं है। सेना को युद्ध में जाने के लिए हाथी भी है, चूंकि हाथी का कमी नहीं है। तो जिस कारण जो प्यारे बच्चों जो आपका मगध है, मगध काफ़ी ज़्यादा क्या बन गया था, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली, यानी 16 महाजनपद में से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। इसके अलावा और भी बहुत ऐसे कारक हैं जिससे मगध काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था। और यदि अन्य कारक की मैं बात करूं तो है व्यापार। ये क्या करते थे, ये तलवार को भी बेच करके काफ़ी ज़्यादा धन को कमाते थे, और धन कमा करके यह सेना में क्या करते थे, तो आपको प्यारे बच्चों खर्च करते थे। ठीक है। जिस कारण सेना और भी ज़्यादा खूंखार हो जाती थी, शक्तिशाली हो जाती थी। तो जिस कारण प्यारे बच्चों जो आपका मगध है, मगध काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो गया। तो प्यारे बच्चों मगध शक्तिशाली कैसे हुआ, इसको समझने में कोई दिक्कत, आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि मगध के उत्थान के क्या कारण थे, हमेशा ये ही प्रश्न आता है। एक मिनट, ठीक है। हमेशा प्यारे बच्चों आपको यही प्रश्न आता है कि मगध के उत्थान के क्या कारण थे। ठीक है। तो यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि मगध के उत्थान के क्या कारण थे, तो प्यारे बच्चों आपको जवाब कैसे देना है, मगध के उत्थान के कई कारण थे। मगध के उत्थान के कई कारण थे। भौगोलिक स्थिति, लोहा, भौगोलिक स्थिति का क्या मतलब, जैसे नदियां थी, भूमि उपजाऊ था, जिस कारण मगध शक्तिशाली बन गया। लोहा काफ़ी ज़्यादा पाया जाता था, जिस कारण शक्तिशाली बन गया। हाथी पाया जाता था, तो जिस कारण शक्तिशाली बन गया। तो बहुत सारे इतिहासकार कहते थे कि इस कारण मगध शक्तिशाली हुआ। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं, ठीक है, कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि नहीं, मगध इन कारणों से शक्तिशाली नहीं बना। ये कारण तो था ही, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि इन कारण से मगध शक्तिशाली नहीं बना, लेकिन इसके अलावा जो आपका मगध के शासक थे,
जैसे नंद वंश हो गए, हर्यक वंश हो गए, ठीक है। और इनके अलावा यदि मैं पर्सनल में शासक की मैं बात करूं तो काफी ज्यादा योग्य राजा रहे, यानी मगध के जितने भी राजा हुए सभी के सभी राजा योग्य हुए, महान राजा हुए, ठीक है। जैसे अजात शत्रु भी मगध के ही राजा थे। बिंबिसार, स्वयं बिंबिसार वो भी मगध के ही राजा थे। तो अजात शत्रु, बिंबिसार, इन्हीं सभी के कारण जो है, इन सभी जो शासक था, ये सभी जो शासक था, इन सभी शासक का जो नीति था, उनके नीति के कारण, यानी वो इस प्रकार से शासन किए अपने नीति के माध्यम से कि मगध क्या बन गए। तो प्यारे बच्चों, मगध आपको शक्तिशाली बन गया। किन शासकों के कारण? तो बिंबिसार हो गए, अजात शत्रु हो गए, ठीक है, महापद मंदन हो गए। बहुत से ऐसे ऐसे शासक थे जिनके नीति के कारण जो मगध है, मगध काफी ज्यादा प्यारे बच्चों क्या हो गया? तो आपको शक्तिशाली हो गया। तो इस प्रश्न को, इस पॉइंट को प्यारे बच्चों समझने में कोई दिक्कत है? यदि दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। यदि दिक्कत नहीं है तो हमारे वीडियो को लाइक ठोकिए। बहुत सारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं करते। मैं, ठीक है, पर्सनली सभी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, तभी तो मुझे अच्छा लगेगा ना, ठीक है। तभी तो हमको लगेगा कि नहीं, चलो मैं पढ़ा रहा हूं तो बच्चे भी हमें पसंद करते हैं। इसलिए जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके हमको बताते रहिए, ठीक है। समझ गए? अब हम प्यारे बच्चों बताएंगे कि मगध का अंत कैसे हो गया। अब हम आपको क्या बताएंगे? तो प्यारे बच्चों, मगध का अंत होकर के, मगध का अंत होने के बाद मगध की भूमि पर एक और वंश का उदय होता है। वह वंश होता है मौर्य वंश। कौन वंश? तो प्यारे बच्चों, मौर्य वंश। हमें खास करके इस मौर्य वंश को ही पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग मगध से मौर्य वंश की ओर बढ़ेंगे। तो और बढ़ने से पहले तो मगध का अंत करना पड़ेगा, मगध का खत्म करना पड़ेगा। तभी तो मान के चलिए कि मगध, मौर्य वंश ने क्या किया? अपना मगध का नाम हटा करके मौर्य साम्राज्य स्थापित करता है। तो एक एक कहानी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मगध का अंत की कहानी सुनाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लग रहे हैं पांचों विषय के, ठीक है, जिसमें चैप्टर वाइज आपको पढ़ाए जाएंगे, चैप्टर वाइज नोट्स दिए जाएंगे, प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे, प्रश्न उत्तर में MVBI VBI क्वेश्चन को बताए जाएंगे। यदि आप हमारे सिर्फ और सिर्फ MVBI प्रश्न को कर लेते हैं तो यकीनन आपको 80% कोई नहीं काटेगा। इसके अलावा अक्टूबर में कोर्स को समाप्त करने के बाद मैं गैस क्वेश्चन दे करके आपका रिवीजन भी करा दूंगा। कुल मिलाकर के कहें तो अभी से लेकर के एग्जाम होने तक का मात्र प्यारे बच्चों 1500 रुपये फी है। यदि आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप ज्वाइन कर जाइए। तो ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल करिए। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रखे हैं, बहुत सारे बच्चे। यदि आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप ज्वाइन कर जाइए। इस नंबर पे कॉल करके हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करिए, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे मगध का अंत यानी पतन। कुल मिलाकर के कहो खत्म। क्या? तो खत्म। तो प्यारे बच्चों, मगध साम्राज्य पे अनेक वंश आए, ठीक है, अनेक वंश आए। उन वंश में से एक वंश आया नंद वंश। कौन वंश? तो प्यारे बच्चों, नंद वंश, ठीक है। अब ये नंद वंश का अंतिम आपको शासक था धनानंद।
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था प्यारे बच्चों? धनानंद। ठीक है, और ये अंतिम शासक कहने का मतलब यही क्या कर दिया, नंद वंश को चौपट कर दिया, ले दे के डुबा दिया। इसलिए इसको निम्न शासक का आपको कहा जाता है, सबसे घटिया शासक, डुबा दिया। इसलिए इतिहासकारों ने इसे क्या कहा कि घटिया शासक है। ठीक है, अब नंद वंश को हराया कौन? तो नंद वंश नहीं, धनानंद को कौन हराया? धनानंद तो राजा था, अंतिम राजा था, मगध का अंतिम राजा कौन? धनानंद, जो कि नंद वंश का था। ठीक है, तो धनानंद को प्यारे बच्चों कौन हराया? धनानंद को हराया चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? तो प्यारे बच्चों धनानंद को हरा दिया। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से धनानंद को हराया? तो चाणक्य की सहायता से। किसकी सहायता से? चाणक्य नहीं होता तो कभी जिंदगी में चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को हरा नहीं पाता। कभी जिंदगी में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना नहीं करता। यानी पूरा का पूरा यदि श्रेय जाता है तो चाणक्य को जाता है। मौर्य साम्राज्य के स्थापना में चाणक्य का बहुत बड़ा भूमिका है। ठीक है, तो हमें खास करके यही जानना है कि मगध का पतन कैसे हुआ और पतन के बाद किस प्रकार मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। ठीक है, तो पतन के लिए सर्वप्रथम हमें जानना है कि मगध का अंतिम शासक कौन? तो प्यारे बच्चों धनानंद। कौन? तो प्यारे बच्चों धनानंद जब वो राजा बनता है, धनानंद को लगता है कि मैं तो बहुत शक्तिशाली, ठीक है, जो भी हमसे भिड़ेगा चकनाचूर हो जाएगा। यानी मैं इतना शक्तिशाली हूं कि कोई हमसे यदि लड़ता है वो क्या हो जाएगा? चकनाचूर हो जाएगा। अब धनानंद के सामने बहुत ही, पहले बात तो धनानंद काफी घमंडी था। ठीक है, दूसरी बात धनानंद देखता है कि हमारे पास तो विशाल सेना है, लाखों की संख्या में सेना। अब आप ही बताइए, ये जो मगध है अपना सेना को मजबूत करने के लिए लाखों की संख्या में सेना को रखा है। तो लाखों की संख्या में सेना को रखने से कुछ होता है? क्या होता है? लाखों की संख्या में सेना को रखने से खर्चा बढ़ जाता है। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सभी सेना को आप सैलरी दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तभी ना वो खटेगा, कि फ्री में खटेगा? वो फ्री में तो नहीं खटेगा। तो धनानंद के पास ये समस्या आ गई कि किस प्रकार सेना को हमको क्या करना है, हमको काफी अच्छे तरीके से लेकर के चलना है। ठीक है, तो सेना को चलाने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, सेना को चलाने के लिए रुपए का कमी पड़ रहा था। इसके लिए धनानंद आपको क्या करता है कि अपने पद यानी पूरा मगध में मगधवासी पर यह कर पहले के राजा के तुलना से वो कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है। यानी धनानंद से पहले जो भी राजा था वो बहुत जनता से कम कर लेता था, जो कर लेता था बहुत कम कर लेता था। लेकिन धनानंद जो है कर वो कई गुना बढ़ा देता, कई गुना। यहां तक कि धनानंद यह करता है कि यहां तक कि जब लोग मर जाएगा, जब मगध का ही कोई जनता मर जाएगा तो मरने के बाद उसके दाह संस्कार के लिए भी धनानंद को वह कर देगा। क्या देगा? कर। यानी मरने के बाद भी कर देने का ये जो नियम है धनानंद लगा दिया। तो जिस कारण जनता त्राहिमाम करना शुरू कर दी। जनता कहने लगी ये तो घोर अन्याय है, मरने के बाद भी कर दो। ऊपर से जो भी कर थे वो और ज्यादा बढ़ा दिए गए। तो जिस कारण जो धनानंद का जो मंत्रिमंडल था स्वयं इसका आंतरिक यानी खुद का मंत्री दो भागों में बट गया। खुद का जो मंत्री था वह प्यारे बच्चों दो भागों में बट गया। एक जो धनानंद के समर्थन में थे यानी धनानंद के पिट्ठू थे,
एक जो धनानंद के समर्थक थे यानी पिट्ठू थे। जैसे कि धनानंद राजा है, वो तो कुछ करेगा, तो समर्थक पिट्ठू क्या होता है कि वह ही करेगा, जिससे राजा खुश होकर के खूब उसको सोना चांदी दे, जिस कारण वो अपना जिंदगी जिए। तो एक जो मंत्री वह था कि जो धनानंद का समर्थक था, और दूसरा वह था जो धनानंद के खिलाफ था। खिलाफ का मतलब धनानंद के खिलाफ नहीं था, धनानंद के नीति के खिलाफ था, जो इन्होंने ज्यादा कर लगा रखा था। इनका विरोध यह था कि आप क्या करें, इन करों को हटा दें। धनानंद मानने को, जो धनानंद है प्यारे बच्चों, वो मानने को तैयार आपको नहीं थे। ठीक है, एक मिनट। धनानंद जो प्यारे बच्चों जो मानने को है, वह मानने को आपको तैयार नहीं थे, जिस कारण इनमें से जो धनानंद के जो मंत्री थे, एक मंत्री जो जिनका नाम शायद झट्टार था। क्या नाम था? झट्टार नाम था। झट्टार ने क्या किया कि धनानंद के खिलाफ आपको चला गया। उन्होंने क्या किया, काफी लंबा कहानी है, शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं। झट्टार ने क्या किया कि धनानंद का जो सोना से भरा हुआ घड़ा था, ठीक है, उस घड़े को पूरे मगध में लुटा दिया। रात में गया, जो कि बड़ा मंत्री था, एकदम अमत कहलाता था, अमत वो झट्टार कहलाता था, बड़ा मंत्री था। वह सोने से भरा हुआ पूरा घड़ा को जनता के रातों रात में एकदम रास्ता पर जाकर छींट दिया। ठीक है, तो लेकिन दुख की बात यह है कि यह काम करते हुए झट्टार पकड़ा गया। झट्टार जो है पकड़ा गया, जिस कारण झट्टार को जेल में बंद कर दिया गया। ठीक है, अब झट्टार के इस समर्थन में, अब जो झट्टार था इनके समर्थन में झट्टार का एक प्रिय मित्र था, जिनका नाम था चनक। जिनका नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों आपको नाम था चनक। चाणक्य नहीं, चनक। क्या नाम था? चाणक। चनक कौन था? झट्टार का दोस्त था। ठीक है, और ये चनक था आचार्य। आचार का मतलब समझते हैं ना? आचार का मतलब होता है गुरु। क्या होता है प्यारे बच्चों? गुरु। ठीक है, तो चनक देखता है कि मेरे दोस्त के साथ काफी गलत हो रहा है। क्या हो रहा है? गलत। तो चनक ने जो है झट्टार के समर्थन में धनानंद के विरुद्ध पूरे जनता को संबोधन करता है कि हमारा राजा गलती कर रहा है, हमारा राजा अन्याय कर रहा है, बहुत ज्यादा कर ले रहा है। ठीक है, और सोना चुराने के झूठे खिलाफ में झट्टार को जेल में बंद कर दिया। ऐसा विरोध कौन करता है? चनक, जो कि जिगरी दोस्त होता है झट्टार का। अब इस विरोध के कारण जो है धनानंद क्या करता है, इस चनक को भी नहीं छोड़ता है। चनक को कर देता है कि यह जो है यह राजद्रोही है, ये तो देश के, ये तो राजा के खिलाफ जाता है, देश के खिलाफ जाता है, इसलिए चनक को राजद्रोही घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? तब प्यारे बच्चों राजद्रोही। ठीक है, अब राजद्रोही घोषित करने के बाद चनक को, ठीक है, जेल में बंद कर दिया जाता है, यानी इस चनक को भी जेल में बंद कर दिया जाता है। अब इस चनक का बेटा होता है। ठीक है, इस चनक का क्या होता है? तो प्यारे बच्चों बेटा, उस बेटा का नाम होता है विष्णुगुप्त। चनक का बेटा का नाम क्या? कमेंट करके बताइएगा। चनक का बेटा, यहां पर हम बेटा लिख देते हैं। चनक का बेटा का नाम विष्णुगुप्त। बेचारा चनक इसको प्यार से विष्णु बोलता था। रे विष्णु कहाँ गया, खाना खा लो। ठीक है, तो चनक जो है विष्णुगुप्त को प्यार से विष्णु बोला करता था। अब जब चनक ये जेल चला गया, चूंकि जेल किस केस में गया? राजद्रोह के। चनक था ब्राह्मण। ठीक है, तो जेल जाने के बाद ये विष्णुगुप्त काफी छोटा था, बहुत छोटा था, होगा 10-12 साल का। तो ये तो जेल चल गया, जिस कारण आमदनी कुछ था नहीं, तो यह विष्णु क्या करता था? यह भिक्षा मांगता था। जैसे ब्राह्मण क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं। ठीक है, घर घर जा करके। तो विष्णु जो है घर घर जा करके भिक्षा मांगने लगा। भिक्षाम देहि। तो मगध का जनता बोलता है, अरे तुम तो
देशद्रोही का बेटा है, राजद्रोही का बेटा है, हम तुमको कैसे भिक्षा देंगे, हमको तो पाप लिखेगा। क्या लिखेगा? हमको पाप लिखेगा। इसलिए इस विष्णु को कोई भिक्षा नहीं देता था। स्थिति इतना खराब हो गई कि रो रो के बेचारा जीवन व्यतीत करता था। और अंत में इन सभी कठिनाइयों में इनकी माँ भी बेचारी गुजर गई। जो माँ है, माँ गुजर गई, माँ मर गई। ठीक है, 1 मिनट प्यारे बच्चों। यानी कि जो माँ है वो माँ मर गई विष्णुगुप्त की, अर्थात चनक की पत्नी मर गई। अब जिस दिन माँ मरती है विष्णुगुप्त की, तो विष्णु प्रण लेता है। प्रण, मैं विष्णुगुप्त आज मैं शपथ लेता हूं, मेरा आज से नाम विष्णु नहीं होगा, मेरा नाम मेरे पिता के नाम से जाना जाएगा। कौन बोलता है? विष्णु। मेरा नाम मेरे पिता के नाम से जाना जाएगा। मेरा नाम क्या? चनक। इसलिए मेरे पिता का नाम चनक, जो कि झूठी साजिश करके राजद्रोह में जेल में डलवा दिया गया, उस नाम से अब मैं जाना जाऊंगा। मेरे पिता का नाम चनक था, इसलिए मैं खुद को चाणक्य नाम से संबोधित करता हूं। क्या? चाणक्य। समझ गए? चाणक्य। तो प्यारे बच्चों, चाणक्य का असली नाम क्या? कमेंट करके फटाफट बताइए, चाणक्य का असली नाम क्या? तो चाणक्य का असली नाम विष्णुगुप्त। आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, चाणक्य के बचपन के नाम क्या? तो चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त का ये बात बराबर। तो अब हम आते हैं चाणक। चाणक हम बोलेंगे चाणक, पिता का नाम चनक, चनक से चाणक बन गया। ठीक है, खुद को संबोधन के चाणक। अब चाणक देखता है कि पटना नगरी में, चूंकि जो मगध का जो शासक था, आपको धनानंद कहाँ राज करता था? पटना में करता था, पाटलिपुत्र में करता था। तो पटना में बेचारे का जीना बहुत मुश्किल हो गया। सब कहता था देखो देशद्रोही का बेटा जा रहा है, देशद्रोही का बेटा जा रहा है। इसलिए चाणक्य क्या करता है, एक व्यापारी के साथ जो है वह पटना छोड़ करके बेचारा चले जाता है। पटना छोड़ करके बेचारा कहाँ चले जाता है? मैं मानचित्र बना रहा हूं, मानचित्र पर उस क्षेत्र को मैं अंकित कर रहा हूं। ठीक है, काफी अच्छा कहानी, एकदम बहुत मन लगेगा सुनने में। मन लगता है कि नहीं लगता है? कमेंट करके बताइए तो। ठीक है, मन लगता है या नहीं लगता है प्यारे बच्चों? कमेंट करके बताइए, तभी तो हमको लगेगा ना कि मेरे विद्यार्थी को पढ़ने में मन लग रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये हमारा प्यारा देश भारत। यहां पर क्या था? तो मगध यानी पटना, मगध का राजधानी पटना यहां पर। और वो चाणक्य क्या करता है, पटना से उठ करके गांधार महाजनपद में जाता है। कहां जाता है? गांधार। चूंकि पटना का महाजनपद कौन था? मगध। ठीक है, वह गांधार जाता है। गांधार का राजधानी होता है तक्षशिला। क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, तक्षशिला, अर्थात गांधार लिख देते हैं। गांधार का राजधानी तक्षशिला। तो चाणक्य क्या करता है, पटना को छोड़ करके एक व्यापारी के साथ तक्षशिला जाता है। तक्षशिला में संयोग से एक विश्वविद्यालय होता है। क्या होता है? विश्वविद्यालय। उस विश्वविद्यालय में जाता है और आचार्य से कहता है कि गुरुजी हमको भी शिक्षा दीजिए। अब गुरुजी कहते हैं ठीक है, शिक्षा तो देंगे, लेकिन तुमको पहले टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में यदि पास कर जाओगे तो ही मैं आपको शिक्षा दूंगा। पहले पूछा किस सब्जेक्ट में रुचि है? वो बोलता है अर्थशास्त्र। आश्चर्य हो गया, इतना बड़ा सब्जेक्ट, काफी जटिल सब्जेक्ट यानी इकोनॉमिक्स। फिर भी गुरु यानी आचार्य पूछते हैं और पूछने के बाद चाणक्य धड़ धड़ करके जवाब दे देता है। क्यों जवाब देता है? क्योंकि चाणक्य का जो पिता होते हैं वो तो खुद आचार्य थे यानी शिक्षक थे, इसलिए वो अपने बेटा को भी शिक्षित कर चुके थे। इसलिए चाणक्य काफी अच्छे से जवाब देता है, इसलिए चाणक्य का एडमिशन तक्षशिला विश्वविद्यालय में हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे चाणक्य इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में ज्ञान पाते हैं और ज्ञान पाने के बाद इस विश्वविद्यालय के आचार्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आचार्य बन जाते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य बन जाते हैं। ठीक है, आचार्य बनने के बाद जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक दिन एक संगीत एक प्रोग्राम होता है, एक आयोजन होता है, शिक्षा का आयोजन। तो शिक्षा के आयोजन वह मगध में होता है। कहाँ होता है? मगध।
तो अब इनविटेशन आया कि तक्षशिला के भी छात्रों को जो है मगध आना पड़ेगा और जो है इस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा। तो जिस कारण जो है चाणक्य फिर से अपने छात्रों के साथ, चूंकि चाणक्य तो आप गुरु बन जाता, आचार्य बन जाता, उनका बहुत सारा शिष्य होता है, तो शिष्य लेकर के मगध की इस भूमि पर यानी पटना में आता है और आयोजन में सम्मिलित होता है। इसी बीच जो धनानंद होता है वह किसको, वह धनानंद जो है प्यारे बच्चों आपको चाणक्य को जान जाता, अरे ये तो चाणक्य का बेटा है, तो उसको बेइज्जत कर देता है। बेइज्जत करने के बाद फिर वो चाणक्य जो है अपने शिष्यों के साथ तक्षशिला लौट जाता है। कहाँ लौट जाता है? तक्षशिला। अब कहता है कि चलो जो हुआ से हुआ, अपना रहेंगे, ये विद्यालय में रहेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, जीवन यापन करेंगे। लेकिन समय जो होता है, समय को कुछ और ही मंजूर था। ठीक है, एक मिनट। समय को प्यारे बच्चों कुछ और ही मंजूर था। इस गांधार देश में यानी महाजनपद में, गांधार में क्या होता है कि सिकंदर आक्रमण कर देता है। जो सिकंदर होता है, सिकंदर के नाम सुने ना, महान सिकंदर, जो कि यूनान से आकर के वह क्या करता है, गांधार पर हमला कर देता है। ठीक है, सिकंदर गांधार पर हमला कर लेता है। हमला जब करता है तो बेचारा ये जो गांधार है वह हारना शुरू हो जाता है। ठीक है, हारना शुरू हो जाता है गांधार। अब जैसे ही हारता है तो तक्षशिला के गुरु कहते हैं, यानी चाणक्य कहते हैं चूंकि हमारे बीच एक एग्रीमेंट हो चुका है, यानी जो 16 महाजनपद है प्यारे बच्चों, 16 महाजनपद में एग्रीमेंट हो चुका था। क्या हो चुका था, देखो हम बताते हैं। ठीक है, मैंने कल 16 महाजनपद का नाम, सभी का नाम मैंने बताया था, महाजनपद। ठीक है, तो 16 महाजनपद में आपको ऐसा कहा गया था कि यदि किसी एक महाजनपद में कोई शत्रु आक्रमण करता है, यानी कोई दूसरा इन 16 में से, जैसे एक गांधार है, गांधार, इस पर यदि कोई आक्रमण करा, आक्रमण कौन किया, सिकंदर किया कि नहीं किया, यदि कोई आक्रमण करता है तो 15 मिल करके इस गांधार को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा। यानी इस 16 में से कोई भी इस पर बाहरी आक्रमण करता है तो 15 मिल करके उसको क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, यानी उसके साथ युद्ध लड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि सिकंदर जब आक्रमण कर देता है तो यह चाणक्य सबसे मदद के लिए, ये सबके मदद के पास जाता है, मत्स्य के पास जाता है, सबके पास जाता है। और चूंकि इन सब के पास जाने के बाद वह स्वयं मगध जाता है। मगध इसलिए जाता है क्योंकि 16 महाजनपद में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली मगध था। यदि मगध गांधार का मदद कर देता तो सिकंदर एक झटके में भाग जाता, भागता कि नहीं बता, खदेड़ देता। तो चाणक्य अपना सूचना भेजा कि हमको मदद चाहिए, मगध हमको मदद करो। लेकिन धनानंद अपने घमंड में चूर, हम तो मदद नहीं करेंगे, हम किसी का नहीं मदद करेंगे, जिसको जो देखना है करो। अरे हम खुद इतना शक्तिशाली हैं कि कोई हमसे यदि आक्रमण करेगा हम अकेले उसको खदेड़ देंगे, इसलिए जिसको आक्रमण हुआ है वो अपना जाने। इस प्रकार से मगध अपना पल्ला झाड़ लिया। चाणक्य को काफी गुस्सा आता है, काफी ज्यादा गुस्सा। वो स्वयं जो है चाणक्य गांधार से यानी तक्षशिला से वह पटना पहुंचता है, मगध पहुंचता है। पटना में जाने के बाद वो स्वयं से, ठीक है, वो स्वयं धनानंद से मिलता है और कहता है कि देखो धनानंद, मेरा तुम्हारा जो पर्सनली दुश्मनी है इसको साइड करो। अभी गांधार पर हमला हुआ है, सिकंदर ने हमला किया है और नियम के अनुसार, ठीक है, नियम के अनुसार चूंकि गांधार 16 महाजनपद में से एक महाजनपद है, इसलिए तुम्हें गांधार का मदद करना होगा। तो मगध जो है यानी जो धनानंद है, धनानंद कहता है मैं मदद उदद करने वाला नहीं हूं, बल्कि जो धनानंद है वह चाणक्य का घोर बेइज्जत कर देता है, एकदम खूब बेइज्जत, जाओ नहीं करेंगे, चोटी पकड़ के निकाल देता है उसको, धनानंद को फेंक देता, निकाल देता। चाणक्य को कभी गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा, इतना गुस्सा आता है जिसको आप बयान नहीं किया जा सकता। तो जब वो पाटलिपुत्र से जब वो आपको तक्षशिला जब जा रहा होता है तो रास्ते में एक लड़का को देखता है, बड़ा सज्जन लड़का होता है, ठीक है। उस लड़के से मुलाकात होती है, होने के बाद बातों ही बातों में काफी वीर लड़का नजर आता है। उस लड़का का नाम होता है चंद्रगुप्त। क्या नाम होता है? चंद्रगुप्त, ठीक है।
तो चाणक्य उस लड़के को, चंद्रगुप्त मौर्य पूरा नाम होता है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अब चाणक्य उस लड़के को लेकर के वो क्या करता है, शिक्षा उक्षा देता है। शिक्षा उक्षा देने के बाद, ठीक है, शिक्षा उक्षा देने के बाद यह क्या करता है, चाणक्य और चंद्रगुप्त मिल करके यह क्या करता है, तो सिकंदर से आपको लड़ता है। अब जब सिकंदर से, जब ये चंद्रगुप्त मौर्य जब काफी शक्तिशाली हो जाता है, बड़ा हो जाता है, जब लड़ने का समय ही आता है कि बेचारा जो सिकंदर है वो मर जाता है, कोई बीमारी से सिकंदर मर जाता है, खुद ही मर जाता है। अब जब मर जाता है तो उसका सेना तो इन्हें चल जाता है, ठीक है, चल गया। अब लेकिन ये चंद्रगुप्त तो काफी शक्तिशाली है ना, हो जाता है। अब चाणक्य कहता है कि नहीं, हमको यहां नहीं रुकना है, चंद्रगुप्त तो मेरे साथ मिलकर के अब हम भारत को एक करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मगध पर धावा बोलेंगे और मगध का जो शासक है धनानंद, उसको पराजय करने के बाद हम क्या करेंगे, सत्ता को पलट करेंगे, यानी कोई और राजा को बैठाएंगे, ठीक है। यानी जो भी नियम है, चूंकि वो सही तौर पे चला नहीं था, इसलिए चाणक्य क्या करता है, जो भी नीति, यानी नीति बनाना है, कैसे लड़ना है, कौन सा चाल चलना है, सारा गेम वेम किसका, तो चाणक्य का। और लड़ना मारना काटना किसका काम, चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त बस इतना जानता था कि हमको इसको मारना है, इसको करना है। किसके अनुकूल चलता था चंद्रगुप्त, तो चाणक्य के। तो इस हिसाब से चाणक्य ने क्या किया, आपको मगध को जीत लिया। अब जो मगध को जो जीता था बिना युद्ध किए, ठीक है, चाणक्य ने बिना युद्ध किए धनानंद का कि ले जाओ ले जाओ मगध, तुम ले जाओ, हम सरेंडर कर देते हैं। बिना युद्ध किए इतना विशाल मगध साम्राज्य को चाणक्य जीत लेता है। इसलिए बिना युद्ध किए मगध हार गया, इसलिए इतिहासकारों ने चाणक्य को कौटिल्य का संज्ञा देता है। किसका संज्ञा देता है, कौटिल्य, ठीक है। इसलिए चाणक्य आगे कौटिल्य भी कहला है। क्या कहला है, तो प्यारे बच्चों कौटिल्य, ठीक है। अब जब धनानंद जब हार जाता है तो इस मगध की भूमि पर एक नए साम्राज्य का उदय होता है। तो चंद्रगुप्त कहता है कि गुरुजी हम नहीं बनेंगे राजा, आप ही बनिए, सब चीज तो करता धरता आप ही, हमको काहे राजा बनाते हैं। तो चाणक्य कहते हैं कि देखो मैं हूं सन्यासी, क्योंकि चाणक्य शादी नहीं किया था, चाणक्य था सन्यासी। तो चाणक्य कहता है जो जनता है, जनता शादीशुदा जनता है, चूंकि मैं शादी नहीं किया हूं तो जनता का हर एक दुख मुझे पता नहीं है। तुम चंद्रगुप्त, ठीक है, तुम गद्दी संभालो, शादी विवाह करो, अपना जीवन जियो और इस गद्दी को क्या करो, इस गद्दी को संभालो। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को क्या करता है, इस मगध की गद्दी पर बैठाता है। कौन बैठाता है, चाणक्य। चाणक्य ने मगध की गद्दी पर चंद्रगुप्त को बैठाया। अब जैसे ही चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर बैठता है, एक नए साम्राज्य का उदय होता है और वह साम्राज्य होता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य प्यारे बच्चों इसलिए कहलाता है चूंकि चंद्रगुप्त का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए यह साम्राज्य कहलाने लगा, मौर्य साम्राज्य आपको कहलाने लगा। तो प्यारे बच्चों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से किए, तो चाणक्य की सहायता से किए। और स्वयं चाणक्य क्या हो गए, तो मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बन गए। क्या बन गए, तो प्यारे बच्चों प्रधानमंत्री बन गए। इस प्रकार से देखिए आपको मौर्य साम्राज्य का उदय होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे, मौर्य साम्राज्य के बारे में बताएंगे, फिर चंद्रगुप्त का बेटा बिंदुसार के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, फिर उसका पोता जो अशोक है, अशोक की कहानी बताएंगे। बहुत अच्छा कहानी है अशोक का, सबसे एमबीबीएस पॉइंट है अशोक। अशोक महान क्यों कहलाया, ठीक है। अशोक ने किस प्रकार कलिंग युद्ध को जीता और किस प्रकार कलिंग युद्ध जीतने के बाद वह प्रण लिया कि हमें अब युद्ध नहीं करना है, किस प्रकार अशोक ने धर्म को अपनाया, इन सभी चीजों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर लें। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। अत्यधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। इस नंबर पे कॉल करें और हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करें। धन्यवाद।